हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो बहुत टाइम पहले जो मैंने अपलोड किया था वो उसमें हमने पार्ट 1 ये बुक का कवर किया था, जिसमें हमने ट्रेड थियोरीज देखी थी। इम्पॉर्टेंटली एचओ थियोरी जो थी, हेक्स्टर-रोलन थियोरी, उनके अजम्पशंस जो देखे थे, वो जब अजम्पशंस रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या अफेक्ट करता है वो हमने देखा था। अब हम पार्ट 2 पे मूव ऑन करेंगे, जो है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़। पार्ट 2 में हम क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं वो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो चैप्टर 10 में होगा, चैप्टर 11 में इंटरनेशनल ट्रेड इफ़ेक्ट कैसे करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एंड चैप्टर 12 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट कैसे होते हैं एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अगर करते हैं तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कैसे बनते हैं। Let's start with trade restrictions, which is tariff. Introduction: we have seen in part 1 that free trade maximizes world output and benefits all nations. तो पार्ट 1 में जितने भी हमने ट्रेड जैसे भी हमने देखा कि बेनिफिट कैसे कर रहा है, बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, चाहे वो आइसोलेशन में हो, आफ्टर ट्रेड हो। जब आफ्टर ट्रेड की बात हुई तब हमने फ्री ट्रेड रखा था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर आप एचओ थ्योरी का अजम्पशन भी देखें, एक अजम्पशन ये भी था कि फ्री ट्रेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टैरिफ, कोटा, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसमें हमने देखा था कि काफ़ी सारे बेनिफिट सारे नेशंस को ही बेनिफिट हो रहा है। However, practically all nations impose some restriction on free flow of international trade. But reality में अगर देखें तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन हर एक नेशन अप्लाई करता ही है, लगाता ही है। रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं क्यों लगाता है, क्यों नहीं, हम वो भी देखेंगे क्यों, क्या रीज़न है। पहले किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं हम वो देख लेते हैं। Since these restrictions and regulation deal with nations' trade and commerce, they are generally known as trade or commercial policies. अब ये restrictions क्या करते हैं, ये restrictions mostly trade related या commerce related चीज़ों को affect करते हैं, right? तो इस वजह से उन्हें trade या commercial policies भी कहा जाता है। While trade restrictions are invariably rationalized in terms of national welfare, in reality they are usually advocated by those special groups in the nation that stand to benefit from such restrictions. भले ही ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नेशन के वेलफेयर के लिए होते हैं, कहा जाता है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नेशन को वेलफेयर, सारे नेशन में जितने भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए हैं, बट रियलिटी में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वही ग्रुप अप्लाई करने के लिए हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव होते हैं कि हाँ ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वो वही लोग होते हैं जो उन रिस्ट्रिक्शन से बेनिफिट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ कि समझो दो लोग हैं, कंज्यूमर है एक साइड, एक कंज्यूमर है, सिर्फ दो लोग हैं इकोनॉमी में, एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है। ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो गया, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है। अब कोई एक कमोडिटी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, ठीक है। अब जब एक कमोडिटी इम्पोर्ट हो रही है, वो कम रेट पे इम्पोर्ट हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कंज्यूमर उससे बेनिफिट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को कम रेट पे वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट से मिल रही है, डोमेस्टिकली वो थोड़ा हाई प्राइस पे मिल रही है। और इस इम्पोर्ट के वजह से प्रोड्यूसर जो है वो बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो वो खुद वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी चीज़ तो नहीं बिकेगी, कंपटीशन हो जाएगा उसके लिए, उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। जो पहले मोनोपोली था, अब इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से वही चीज़ अब इम्पोर्ट हो रही है, तो कंपटीशन हो जाएगा, उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो जो प्रोड्यूसर है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में सहमति देगा, वो कहेगा हाँ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दो, इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, कह दो ये डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट है
वो ऐसे पॉलिसी लाए जो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे, कह दे इम्पोर्ट्स नहीं आएंगे, या कुछ भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू करे, ताकि जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीद पाए। तो जो एक बेनिफिशियल ग्रुप है वो है प्रोड्यूसर, वो उसमें सहमति देंगे, वही एडवोकेट करते हैं इस रिस्ट्रिक्शंस को। बाकी कंज्यूमर के लिए तो ये एक तरीके का नॉन बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन अब नहीं होगा, वो उन्हें प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो जो बेनिफिट करते हैं उससे वो उस चीज़ को या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को एडवोकेट करते हैं, बाकी लोग अपोज करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हैज़ हिस्टोरिकली बीन द टैरिफ। टैरिफ सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। अ टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज़ अ टैक्स और ड्यूटी levied on the traded commodity as it crosses a national boundary। समझो, अगर हम इंडिया की ही बात करें, अगर इंडिया में महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है तो टैरिफ, इंटरनेशनल टैरिफ नहीं लगेगा। जब नेशनल बाउंड्री इंडिया से कोई चीज़ चाइना या यूएस या यूके जा रही है तो टैरिफ लगेगा। सो ड्यूटी या टैक्स किसी भी चीज़ पे जो चीज़ ट्रेड हो रही है और नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, उस चीज़ पे टैरिफ लगेगा। In this chapter we deal with tariffs and in the next we discuss other trade restriction। काफ़ी सारे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ टैरिफ की बात करेंगे, बाकी सारे चैप्टर में हम दूसरे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनकी बात करेंगे। एंड इम्पोर्ट टैरिफ, one of the type of tariff which is import tariff is duty on imported commodity। तो इंडिया में कोई भी चीज़ अगर आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है यूएस से, तो गवर्नमेंट उस पर इम्पोर्ट टैरिफ लगा देगा कि कोई चीज़ इम्पोर्ट हो रही है। अगर समझो मैं इंडिया में रह रही हूँ और कुछ चीज़ मैंने इम्पोर्ट की है यूएस से, तो मुझे उसका टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ टैरिफ। सो इम्पोर्ट टैरिफ वो हो गया। तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहा है किसी और कंट्री से, तो उन्हें इम्पोर्ट टैरिफ यानी टैक्स पे करना पड़ता है इम्पोर्ट पे। वाइल एक्सपोर्ट टैरिफ इज़ ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। जो टैरिफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे टैक्स लगेगा। Import tariff are more important than export tariff as most of our discussion will deal with import tariff। So import tariff पे import tariff काफ़ी important है export tariff से, और मोस्टली आगे जितने भी हम ग्राफ्स और ये सब देखेंगे वो import tariff पे ही बात करेंगे। Export tariff are prohibited by US Constitution but are often applied by developing countries on their traditional exports such as Ghana on its cocoa and Brazil on its coffee to get better prices and raise revenue। तो यूएस ने तो एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो प्रोहिबिट कर दिया है, बट काफ़ी लोगों ने एक्सपोर्ट टैरिफ अपने ट्रेडिशनल चीज़ों पे लगाया है। एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है ताकि प्राइस इंक्रीज़ कर दे और रेवेन्यू उन्हें अच्छे मिल सके। Developing nations rely heavily on export tariff to raise revenue because of their ease of collection. Conversely, industrial countries invariably impose tariff on other trade restriction to protect some, usually labor-intensive industry, while using mostly income taxes to raise revenue। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट टैरिफ पे रिलाई करते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी है कलेक्शन के तौर पे, और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो दूसरे तरीके के टैरिफ इम्पोज करते हैं। मेजरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इनकम टैक्स या रेवेन्यू रेज करने के लिए वो दूसरे तरीके के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब टैरिफ कितने टाइप्स के हैं?
टैरिफ 3 तरीके के हैं. टैरिफ कैन बी एड वैलोरम, स्पेसिफिक और कंपाउंड. द एड वैलोरम टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी. तो आप जितने भी वैल्यू का कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे वो 200 रुपये का हो, चाहे वो 300 रुपये का हो, 400 रुपये का हो, आपको फिक्स्ड परसेंटेज 10% टैरिफ पे करना पड़ेगा. वो एड वैलोरम हो गया. तो जब आप फिक्स्ड परसेंटेज किसी भी कमोडिटी का वैल्यू जो है उसका फिक्स्ड परसेंटेज आप पे करते हो, तो वो एड वैलोरम टैरिफ हो गया. स्पेसिफिक टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड सम पर फिजिकल यूनिट ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी. आपको 10 रुपये हर 100 रुपये की चीज़ पे देने पड़ेंगे. तो वो हो गया फिजिकल यूनिट. हर 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये आपको देने हैं. तो वो हो गया स्पेसिफिक टैरिफ. फाइनली अ कंपाउंड टैरिफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ. दोनों का कॉम्बिनेशन है. एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो देखते हैं. 10% ad valorem tariff on bicycle would result in payment of custom official of sum of $10 on each $100 imported bicycle and sum of $20 on each $200 imported bicycle. तो इसका मतलब क्या है? ad valorem जब 10% का है, ad valorem क्या हो गया? 10% का आ गया है. तो जब मैं $100 का बाइसिकल इंपोर्ट करती हूँ तो मुझे $10 पे करने पड़ेंगे. जब मैं $20 का बाइसिकल इंपोर्ट कर रही हूँ तो 10% हो गया उसका $20. तो कितने भी अमाउंट का आप लो, 150 का लो, 100 का लो, 1000 का लो, whatever amount, you have to pay 10% tariff of that amount. So that is ad valorem tariff. On the other hand, a specific tariff is $10 on imported bicycle means that custom officials collect fixed sum of $10 on each imported bicycle regardless of its price. तो $10 आना ही आना चाहिए. आप ये हो गया स्पेसिफिक टैरिफ. स्पेसिफिक टैरिफ मतलब स्पेसिफिकली बता रहे हैं $10 आपको पे करना है. आप $100 की बाइसिकल लो, आप $200 की बाइसिकल लो या $1000 की बाइसिकल लो, 10 रुपये आपको पे करने ही करने हैं. इधर 1000 की भी बाइसिकल ली तो भी आपको 10 रुपये पे करने हैं. स्पेसिफिक है 10 रुपये, उसका 10% नहीं, सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं या $10. $100 की लो तो भी $10 पे करने हैं. सो स्पेसिफिकली अमाउंट दे दिया गया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फाइनली कंपाउंड ड्यूटी या कंपाउंड टैरिफ क्या हो गया? कंपाउंड ड्यूटी ऑफ 5% ad valorem and specific duty of $10 on imported bicycle would result. ओके 5%. कंपाउंड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. क्या बोल रहे हैं कि 5% आपको ad valorem देना पड़ेगा एंड $10 आपको हर एक में, चाहे जो भी प्राइस है, $10 तो देने ही देने हैं. तो अगर 100 रुपये की बाइसिकल है या $100 की बाइसिकल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल $5 एड वैलोरम के तौर पे जाएंगे प्लस $10 हो गए आपके $15 कंपाउंड टैरिफ के तौर पे. अगर समझो 200 की बाइसिकल है तो 200 का 5% हो गया
$10 प्लस $10 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ये स्पेसिफिक टैरिफ है। तो $10 मतलब नहीं है, जो भी प्राइस है आप भर दो, उधर प्राइस भर दो। $10 आपको इम्पोर्ट टैरिफ के तौर पे देने हैं, स्पेसिफिक टैरिफ। तो प्लस $10, तो आपको $20 पे करने पड़ेंगे एज कंपाउंड टैरिफ। तो कंपाउंड टैरिफ दोनों का कॉम्बिनेशन है, एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कस्टम ऑफिशियल ऑफ सम $15 ऑन ईच 100 एंड 20 ऑन ईच, ये एक बाइसिकल पे होगा। दिस विल बी ऑन ईच, पर बाइसिकल पे इतना वो कलेक्ट करेंगे या इतना पे करना पड़ेगा आपको। US uses ad valorem and specific tariff with about equal frequency। तो US जो है वो ad valorem and specific, कई जगह पे ad valorem, कई जगह पे specific टैरिफ यूज़ करते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब दोनों स्टेबल तौर पे यूज़ करते हैं। वेराज यूरोपियन कंट्रीज रिलाई मेनली ऑन एड वैलोरम टैरिफ। यूरोपियन मेनली परसेंटेज के तौर पे एड वैलोरम के तौर पे यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर विल बी इन टर्म्स ऑफ एड वैलोरम टैरिफ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी हम डिस्कशन आगे कर रहे हैं, ग्राफ है या कोई भी चीज़ है, उसमें एड वैलोरम टैरिफ यूज़ होगा। मतलब 10% ऑफ द प्राइस या 5% ऑफ द प्राइस, 20% ऑफ द प्राइस, ऐसा। Tariff have been sharply reduced since the end of World War II and now average 3% on industrial products in developed nation, but they are much higher in developing nations. टैरिफ मोस्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने टैरिफ अब इम्पोज नहीं किए जाते हैं। अगर आप देखोगे भी तो बहुत नॉमिनल अमाउंट के टैरिफ होते हैं, मोस्टली फ्री ट्रेड के तौर पे जाते हैं ताकि बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को हो सके। एवरेज 3% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे डेवलपिंग नेशन लगाती है टैरिफ, जो कि यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है 8.1। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको टैरिफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कर रही है, तो उनके प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट ना हो, कंपटीशन फेस ना करे, इनके लिए उनको टैरिफ इम्पोज करना पड़ता है। ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इज स्टिल सब्जेक्ट टू रिलेटिवली हाई ट्रेड बैरियर्स। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में आपको स्टिल ट्रेड बैरियर्स देखने को मिलेगा। दीज आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में कवर्ड है। इन दिस चैप्टर कौन सी चीज़ें हम ये चैप्टर में कवर कर रहे हैं? वी एनालाइज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड एंड वेलफेयर। तो ये 4 चीज़ों पे टैरिफ कैसे अफेक्ट करता है, लाइक टैरिफ अगर इम्पोज हो रहा है तो प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, कंजम्पशन, ट्रेड एंड वेलफेयर को कैसे अफेक्ट करता है, हम वो देखेंगे। इन नेशन इम्पोजिंग द टैरिफ एंड ऑन इट्स ट्रेड पार्टनर, दोनों नेशन में जो टैरिफ इम्पोज कर रहा है उस नेशन में भी, और जो ट्रेड पार्टनर है जिस कंट्री पे इम्पोज किया गया है उस पे भी कैसे अफेक्ट करता है, वो भी देखेंगे। We will first do this with partial equilibrium analysis. I hope आपको अब partial equilibrium पता होगा, जहाँ पे partial equilibrium other things keeping constant, demand and supply use होता है, and then by the more complex general equilibrium analysis which makes use of PP। तो यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में बात करें, पार्शियल इक्विलिब्रियम अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई यूज़ होता है। जनरल इक्विलिब्रियम पीपीएफ एंड इंडिफरेंस कर्व यूज़ करके या ऑफर कर्व्स यूज़ करके हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखेंगे। इन सेक्शन 8.2 वी एनालाइज पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट। तो ये तो सारी चीज़ें वही दी है कि 8.2 में क्या है, 8.3 पे क्या है, 8.4 में क्या है, 5, 6 में क्या दिया गया है। यू कैन रीड इट योर सेल्फ, या तो फिर हम लोग एक एक पार्ट जब कवर करेंगे तब आपको पता चलता जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस टैरिफ का क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. येस, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं. थैंक यू.